विजयनगर साम्राज्य के जो चार वंश हैं उनमें से सबसे पहला वंश था संगम वंश, ठीक है ना। संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था प्रोणदेव राय। हालांकि प्रोणदेव राय से भी पहले एक शासक है, उसका नाम अंतिम शासक में लगता है, क्या नाम है उसका बताओ? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष को माना जाता है, लेकिन उससे उसके बाद अल्पायु में एक थोड़े समय के लिए शासक बैठता है जिसका नाम है प्रोणदेव राय, कि अल्पायु का है नहीं। उसको जो है सालू नरसिंह जो है उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और सालू नरसिंह उसकी हत्या करके उस वंश पे कौन सा वंश स्थापित करता है? सालू वंश, सही है। सालू वंश की नींव रख देता है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रथम बलापहार। बलापहार का मतलब होता है अपहरण, बल के द्वारा अपहरण करना किसी सत्ता का, किसी भी चीज का बल के द्वारा अपहरण करना क्या कहलाएगा? बलापहार। तो ये पहला वाला पहाड़ है। पहला वाला पहाड़ कब देखने को मिलता है? प्रोणदेव राय की हत्या कर दी जाती है सालुब नरसिंह के द्वारा, ठीक है। और एक नया वंश और नई सत्ता स्थापित करी जाती है जिसको हम प्रथम बला पहाड़ के रूप में और नए वंश के रूप में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य में। इसके सालुब नरसिंह के जो है दो पुत्र हैं, एक का नाम है तिम्मा और एक का नाम है इमाडी। तिम्मा और इमाडी। और इसका एक नायक है, सेनापति है, ठीक है। उसका नाम क्या है? नरसा, ठीक है। जो इसका सेनापति है वो नरसा नायक है। अब सत्ता कौन संभालेगा? यही संभालेगा सालू, ठीक है। सालू सत्ता संभालता है, लेकिन 1490 में जो है सालू नरसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए कौन शासक बनेगा, उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी परेशानी है, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। कारण है कि उसके जो दो पुत्र हैं, एक तो है आपका इम्मादी और एक है तिम्मा। और इम्मादी जो है अभी अल्प वयस्क है, सही है। और हमेशा की तरह करा क्या जाता है कि उनको सत्ता पे तिम्मा का सबसे पहले राज्याभिषेक करा जाता है और संरक्षक कौन बनता है? नरसा नायक। अब इस स्थिति का फायदा कौन उठाता है? नरसा नायक उठाता है। नरसा नायक देखता है कि ये दोनों बच्चे हैं अभी, है नहीं, तो मैं अपनी शक्ति क्यों ना बढ़ाऊं। और यहीं पर नरसा नायक की शक्तियां क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। प्रभाव किसका बढ़ने लगता है? नरसा नायक का बढ़ने लगता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो शासक कौन था? वो था आपका तिम्मा। लेकिन तिम्मा बालक है, वो क्या कर सकता है नहीं। तो अब इसका सबसे पहले तिम्मा का राज्याभिषेक करा जाता है। तो जरा क्रम याद रखना, सबसे पहले सालुब नरसिंह है, फिर कौन है? तिम्मा है। लेकिन संरक्षण किसका है? नरसा नायक। किसका है? नरसा नायक। और इसकी भी जो है शत्रुओं द्वारा क्या कर दी जाती है? मृत्यु कर दी जाती है। अभी लोगों के भीतर जो क्रोध था, गुस्सा था, वो प्रथम बला पहाड़ को लेकर के बल के द्वारा बल के कारण इसको जो है सत्ता से हटाया गया है। तो वो लोगों के अंदर एक कुंठा बैठी हुई थी इसके प्रति। अब तिम्मा जो है, तिम्मा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है नहीं। तो उसको शत्रु लोग, उसके जो शत्रु हैं उसको मार देते हैं तिम्मा को। अब तो नरसा नायक का जो प्रभाव है और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अभी तक चुनौती कितनी थी? दो। उत्तराधिकारी कितने थे? दो। अब बचा कितना? एक। इस घटना को अंजाम होने में उसने भी साथ दिया, नरसा नायक ने, चलो होन दो, मरन दो, है नहीं, क्योंकि शक्ति तो मेरे हाथ में आनी है। अब किसका राज्याभिषेक करा जाएगा? इम्माडी का। ये नाम मात्र का राज्याभिषेक है, ठीक है। इम्माडी का राज्याभिषेक करा जाता है और ये भी एक बालक ही है। अब इम्माडी इस चीज को समझने लगा है क्योंकि वो वयस्क हो गया, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है। और जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसके अंदर जो है बुद्धि आने लगती है नहीं। अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इधर ये भी देख रहा है कि यार ये नरसा नायक का प्रभाव ज्यादा है, जबकि वंश किसका है? हमारा। तो नरसा नायक के प्रभाव को क्या करा जाना चाहिए? कम करा जाना चाहिए, सही है। तो कम करने का उसने प्रयास किया। जब कम, अब कोई मेरी शक्ति कम करेगा तो विवाद तो होगा। यहाँ पे नरसा नायक और आपका इम्माडी नरसिंह में क्या देखने को मिलता है? विवाद देखने को मिलता है। और वो वयस्क है, शक्तिशाली है, सारी सत्ता उसके हाथ में, उसको पता है कहां से स्तंभ मोड़ना है। तो शक्ति किसके हाथ में? नरसा नायक के। नरसा नायक इसको क्या कर लेता है? कैद कर लेता है, ठीक है। इस विवाद में नरसा नायक है, ऐसा तो मानेगा नहीं, तो उसको बंदी बना लेता है और बंदी बना करके उसको पेनुकुंडा के किले में नजरबंद कर देता है, ताकि उससे कोई मिल भी ना सके, उसको कोई देख भी ना सके, वो भी कुछ ना देख सके, ऐसा नजरबंद कर दिया जाता है। और ये जो नरसा नायक है, क्योंकि शक्ति बढ़ा चुका था, विजयनगर की जो खोई 12 से 13 वर्ष ये शासन करेगा। कुल मिलाकर के 21 वर्ष का जो है शासन काल आप देखते हो सालू वंश का, जिसमें 12 से 13 से नरसा नायक का है। नरसा नायक सालू नरसिंह का क्या था? सेना नायक था, ठीक है, ना कि उसका कोई पुत्र था या वंशज था। अब 12-13 वर्ष तक ये क्या करता है? शासन करता है। और विजयनगर की जो ख्याति खो चुकी थी उसको पुनः प्राप्त करने में क्या करता है? सहायता करता है। तो विजयनगर की जो ख्याति थी वापस लाई जाती है, किसके द्वारा? नरसा नायक के द्वारा। 1498 में बीजापुर के आदिल खान है, ठीक है, उनको पराजित करता है और बीजापुर पे भी अपना आधिपत्य क्या कर देता है? जमा लेता है, स्थापित कर लेता है। और दक्षिण, सुदूर दक्षिण में जो निचला वाला हिस्सा है भारत का, चोल, पांड्य, चेर, इन तीनों को क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। किसकी प्रभु सत्ता मानने पर? विजयनगर की। कासिम बरीद के साथ ये क्या करता है?
तुंगभद्रा और जी कृष्णा नदी के बीच का जो पोर्शन है, ये दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो आव होता है उसको क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। पांच नदियों के आपको पंजाब बोलते हैं दोआब, है नी। तो दो नदियों के बीच में यहाँ पे कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, उन दोनों नदियों के बीच का जो आव है उस आव को कहा जाता है रायचूर दोआब। कौन सा दोआब, रायचूर दोआब। अब आपको पता है नदी कौन कौन सी होगी, कृष्णा और तुंगभद्रा, सही है। तो रायचूर दोआब बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे कब्जा कर लेता है, जिसमें उसकी मदद करता है कासिम बरीद। कौन करता है, कासिम बरीद, ठीक है। अब 1505 आ गया है। 1505 में क्या होता है कि इसका जो पुत्र है नरसा नायक का पुत्र, नरसा नायक के पुत्र का नाम है वीर नरसिंह। नरसा नायक के पुत्र का नाम क्या है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह को ये पता है कि अभी जो है आपका इमादी नरसिंह जो है अभी जिंदा है, तो वास्तविक रूप से तो वो सत्ता का उत्तराधिकारी होना चाहिए और मुझे सत्ता हासिल करनी है। अगर पब्लिक ने विद्रोह किया, अमूमन बात है कि उसको ही क्या बनाया जाएगा, अगला शासक बनाया जाएगा। तो ये जाकर के उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। अब वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, इमाडी नरसिंह था, और वीर नरसिंह जाकर के उसकी हत्या कर देगा। वीर नरसिंह कौन है, नरसा का पुत्र है, ठीक है। अब उसकी हत्या कर दी, अब कोई उत्तराधिकारी बचा क्या, नहीं, ठीक है। अब क्योंकि वंश भी उसके पिता के द्वारा स्थापित था, वंश का नाम है सालुक वंश, तो ये नरसिंह, इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके अपना एक नया वंश स्थापित करता है, जिसको हम जानेंगे तुलुप वंश के रूप। किसके रूप में, तुलुप वंश के रूप, ठीक है। तो तुलुप वंश की जो अपना है, जो तुलुप वंश की नींव है, वो रखेगा नरसा नायक का पुत्र, जिसका नाम क्या है, वीर नरसिंह। क्या नाम है, वीर। देखा आपने सालुक वंश 21 वर्ष में कैसे सिमट गया। सबसे पहले सालुक नरसिंह, उसके बाद उसका बेटा तिम्मा, उसके बाद इमाड़ी नरसिंह, और इन्हीं के दौरान रोल किसका रहा है, नरसा नायक का। और लास्ट में प्रभावी कौन हो जाता है, नरसा नायक का पुत्र वीर नरसिंह। कौन प्रभावी हो जाता है, वीर नरसिंह। और वीर नरसिंह विजयनगर साम्राज्य के तीसरे वंश यानी कि तुलुप वंश की नींव रख देगा। यहीं पे सालुक वंश का क्या हो जाता है, समाप्ति हो जाती है, अंत हो जाता है। चलो हम सालुक वंश से अगला वंश डिस्कस करने वाले हैं, जो वंश है तुलुप वंश। कौन सा वंश है, तुलुप। इससे पहले कौन सा वंश रहा था, सालुक वंश। सालुक वंश की स्थापना किसने करी थी, सालुक नरसिंह ने, ठीक है। सालुक नरसिंह के दो पुत्र थे, टिम्मा और इमाड़ी नरसिंह, ठीक है। और उसका एक नायक भी था, नायक का नाम है क्या, नरसा नायक, ठीक है। क्योंकि ये अल्पायु थे और अल्पवयस्क थे, यही कारण रहा कि नरसा ने संभाली सारी जिम्मेदारी। और नरसा का एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या है, वीर नरसिंह। लास्ट में कहानी यहाँ मुड़ती है कि जो वीर नरसिंह है, इसका पुत्र है, वो जो नजरबंद किया गया है इमाड़ी नरसिंह, सालुक नरसिंह का बेटा, उसको क्या कर देता है, मार देता है, सही है। और यही द्वितीय बलापहार कहलाता है। मार करके एक नए वंश की स्थापना करता है वीर नरसिंह। वीर नरसिंह नरसा नायक का पुत्र है, जो सालुक नरसिंह के पुत्र इमाड़ी नरसिंह को मार करके नए वंश की स्थापना करता है, और इस वंश का नाम है तुलुप। क्या नाम है, तुलुप वंश। अगर तुलुप वंश की बात करेंगे तो 1505 से लेकर के 1565 तक इसका कार्यकाल रहता है, सही है। तो कितना शासनकाल बनता है, 60 वर्ष। 60 वर्ष तक इस वंश का शासनकाल देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के 6 शासक इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सबसे महान शासक है वो है आपका कृष्णदेव राय। इवन कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था वो कृष्णदेव राय था। और कुछ ये भी कहते हैं कि देवराय सेकंड था। कौन था, देवराय। देवराय सेकंड को विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है, या फिर कृष्णदेव राय को माना जाता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो है बाबर ने भी कहा है। क्या कहा है आगे देखेंगे। पहला शासक कौन सा है इसका, वीर नरसिंह। प्रथम शासक कौन है, वीर नरसिंह। वीर नरसिंह नरसा नायक का पुत्र है, और ये जो है पहला शासक और संस्थापक बन जाता है तुलुप वंश का। कौन से वंश का, तुलुप। सबसे महान शासक की बात करोगे तो कौन आएगा, कृष्णदेव राय। और अंतिम कौन आ जाएगा, तिरुमल तुलुप, ठीक है। अंतिम कौन पढ़ोगे आप, तिरुमल तुलुप, सही है। तो पहला शासक की बात कर लेते हैं। वीर नरसिंह 1505 से 1509 के दौरान देखने को मिलेगा, मात्र 4 साल का इसका कार्यकाल है। ये बात तो सभी को क्लियर है कि इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके ये क्या हुआ था, सत्तारूढ़ हुआ था। इसको भुजबल की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी, भुजबल की। आंतरिक विद्रोह का इसको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसके समय पे आंतरिक विद्रोह बहुत ज्यादा देखने को मिलता है प्रजा का। विद्रोह करने का कारण क्या है, क्योंकि ये द्वितीय बलापहार करके ही शासन में आया था, मतलब हत्या करके आया था इमाड़ी नरसिंह की। इस कारण से प्रजा के अंदर क्या था, रोष था इसके प्रति।
फ्रांसीसी गवर्नर है जिनका नाम है अल्मीडा, उनसे ये घोड़े खरीदता है और इनसे इनकी संधि का यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है, संधि किससे हुई थी? फ्रांसीसी अल्मीडा से, घोड़ों को लेकर के। किसको लेकर के? घोड़ों को लेकर। इसने विवाह पर लगने वाले सारे टैक्सेस हटा दिए थे और एक उदार नीति को क्या किया था? प्रारंभ किया था। बस इतने महत्वपूर्ण कार्य किए और 4 साल के कार्यकाल था, इसमें क्या क्या करता? इसकी 1509 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका भाई है, भाई का नाम क्या है? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय सत्ता संभालेगा और जो आपका तुलु वंश का अगला शासक बनेगा। कृष्णदेव राय के बारे में बाबर ने भी लिखा है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा। बाबरनामा में बाबर ने भी जो है कृष्णदेव राय की प्रशंसा की है बुरी बुरी। उसने 5 बाबरनामे में 5 तो मुस्लिम राज्यों का वर्णन किया गया, जिसमें आता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, दिल्ली, गुजरात, मालवा और आप दक्षिण में चले जाओगे तो बहमनी। सही है, तो ये 5 राज्य मुस्लिम राज्यों को महान बताया गया बाबर ने उसमें अपने बाबरनामा में। इसके अलावा अगर हिंदू राज्यों की बात करें तो 2 हिंदू राज्यों का जो है वो वर्णन करता है। एक तो मेवाड़ आ जाता है उसमें और एक विजयनगर साम्राज्य आ जाता है। उसका उसने बाबरनामा में लिखा है कि मेरे समय में यानी उस समय में भारत का सबसे महान शासक कौन है? कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्णदेव। तो कुछ इतिहासकार इसलिए इसको कहते हैं कि ये केवल तुलु वंश का ही महान शासक नहीं था, ये पूरे विजयनगर का जो है महान शासक था। और कुछ इतिहासकार देवराय सेकंड को भी मानते हैं। अब क्या क्या कार्य रहे और क्यों इसको महान कहा जाता था? इसके समय पे विजयनगर साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे आया। विजयनगर साम्राज्य का जो पीक था वो देखने को मिलता है। पुर्तगाली गवर्नर है जिनका नाम है अल्बुकर्क। उन्होंने अपना एक राजदूत यानी कि एम्बेसडर, जिसका नाम क्या है? फादर लुई। फादर लुई को इसके पास भेजते हैं। ठीक है, देखो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, कृष्णदेवराय का जो टाइम पीरियड है 1509 से 1529, ये वही टाइम पीरियड है जिसमें अब जो है 1529 के करीब में 1526 में आप पानीपत का पहला युद्ध देखते हो, बाबर आ चुका है। सही है, कौन आ चुका है? इसलिए बाबर देखने को मिलेगा यहाँ पे। और पुर्तगाली भी ऑलरेडी यहाँ पे है, वो तो 1498 में ही आ गए थे ना। तो ये वाला टाइम पीरियड भी है, पुर्तगालियों का भी प्रभाव है। और यही कारण रहा कि एक उनका पुर्तगाली गवर्नर है जिनका नाम है अल्बुकर्क, जो 1509 में गवर्नर बनते हैं। अल्बुकर्क ने एक राजदूत यानी कि एम्बेसडर, जिसका नाम क्या है? फादर लुई, कृष्णदेवराय के यहाँ भेजा, क्योंकि ये भटकल और मैंगलोर में क्या है? कारखाने खोलना चाहते थे। और कलिकट के विरुद्ध जो है एक समझौता संधि करना चाहता था कृष्णदेवराय के साथ, कि हमको कलिकट के विरुद्ध। अच्छा, ये कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो समय है जब पुर्तगाली अपने प्रभाव की चरम सीमा पे है। उन्होंने जो है दक्षिण भारत में किले बनाना शुरू कर दिया है, किलेबंदी शुरू कर दी है। और कलिकट, कारण क्या रहा कि पुर्तगाली इतने स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पे आकर के, क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी, मजबूत नौसेना थी। ठीक है, इनको एक से एक लेटेस्ट जहाज इनके पास था। ये हमला करते थे और जहाज से निकल जाते थे, हमला करते थे और जहाज से निकल जाते थे। ठीक है, तो पानी में इनको हरा पाना क्या था? नामुमकिन था। और यही कारण रहा कि पुर्तगालियों का प्रभाव जो है दक्षिण में देखने को मिलता है। इन्होंने किलेबंदी शुरू कर दी थी और इन्हीं के विरुद्ध कलिकट के राजा और जो है मिस्र की सेना ने एक संयुक्त अभियान किया था, जिसमें कलिकट के राजा और मिस्र की सेना को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद भी जो है कलिकट जो है फिर से उत्थान में आता है। ठीक है, तो उसको दबाने के लिए अब विजयनगर का सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? कृष्णदेव राय। और इस समय विजयनगर कहाँ है? अपने चरम पर है। तो ये उसको दबाने के लिए, उसकी हेल्प लेने के लिए उससे संधि करना चाहते थे। इसके अलावा ये भटकल और मैंगलोर में फैक्ट्रियां भी लगाना चाहते थे। ठीक है, इन 2 प्रस्तावों को लेकर के फादर लुई जाते हैं किसकी तरफ से? अल्बुकर्क की तरफ से। ठीक है, फादर लुई जाते हैं अल्बुकर्क की तरफ से कृष्णदेव राय के दरबार में। लेकिन कृष्णदेव राय बहुत ही चालाक बुद्धि का व्यक्ति था। ठीक है, वो ऐसा वैसा नहीं था, वो समझता था इनकी चालें के क्या करने वाले हैं, वो उनको लौटा देता है और यहाँ से वो वापस आ जाते हैं। सही है, अब ये जो संधि है, ये जो प्रस्ताव है, इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है कृष्णदेवराय के द्वारा। 1509 और 1510 में सुल्तान मोहम्मद शाह विजयनगर पर हमला करेगा, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ेगी। ये जो युद्ध है अदौनी के निकट हुआ था, विजयनगर के पास ही अदौनी के निकट इस युद्ध को अंजाम दिया गया था। और बीजापुर के शासक हैं यूसुफ आदिल शाह, इसमें मारे जाते हैं। कृष्णदेवराय ने इस स्थिति का लाभ उठा करके रायचूर व गुलबर्गा के किले को अपने अपने कब्जे में ले लिया और अधिकार कर लिया। महमूद शाह है, महमूद शाह को कासिम बरीद ने क्या कर रखा है? कैद कर रखा है, उसके अधिकार से निकाल देते हैं और यहीं पे इनको एक उपाधि मिलती है। ये उपाधि है यवन राज्य स्थानाचार्य। ये उपाधि इनको तब मिली जब इन्होंने महमूद शाह को कासिम बरीद के चंगुल से निकाला, अधिकार से निकाला।
अब गणपतियों का प्रभाव है, उनके प्रभाव को भी कम कर देता है, ठीक है, और उनको हरा करके वहां से एक मूर्ति लेकर के आएगा, बालकृष्ण की मूर्ति है, ठीक है, बालकृष्ण की मूर्ति वहां से लेकर के आता है, और ये प्रतिमा है किस चीज की, विजय की, देखो मैं जीत करके आया हूँ, बालकृष्ण की मूर्ति ये रही। और उस मूर्ति को वहां कृष्ण स्वामी मंदिर के मंदिर में कृष्ण स्वामी मंदिर में हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ मंडप है, उसके भीतर रखवा देता है, विजयनगर में स्थापित करा जाता है। इसके टाइम पे दो पुर्तगाली जो है यात्री आए थे, उनका नाम है एडवर्डी बारबोसा और आपका डोमिंगो पायस। इसके टाइम पे दो पुर्तगाली यात्री आए हैं, एडवर्डी बारबोसा और डोमिंगो पायस। ये कृष्ण देव राय के समय में ही भारत आते हैं। इसके दरबार में 8 विद्वान हैं। आपने देखा कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे नवरत्न देखे आपने, है नी, फिर आपने अकबर के टाइम पे भी नवरत्न देखे। ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, चंद्रगुप्त सेकंड से, जिसको आप विक्रमादित्य कह रहे हो। इसके इसके शासन में भी कितने थे, 8 विद्वान। इनको क्या कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। इन 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज कहा जाता था, और उनमें सबसे प्रमुख जो थे वो थे पेड्डाना। याद रहेगा, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में नवरत्न, अकबर के टाइम पे नवरत्न, और 8 दिग्गज किसके टाइम पे थे, कृष्ण देव राय के टाइम। ठीक है, पेड्डाना उसमें सबसे प्रमुख है। इनको संस्कृत और तेलुगु भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। यही कारण रहा कि तेलुगु जो है इसके शासनकाल में चरम पर रही। तेलुगु से रिलेटेड साहित्य भी किस पर रहे, चरम पर रहे। इसलिए कृष्ण देव राय के कार्यकाल को तेलुगु भाषा का या तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। किसको, कृष्ण देव राय के कार्यकाल को। कारण क्या रहा, क्योंकि तेलुगु भाषा का बहुत अच्छा विकास होता है। और इसी को कौन कौन सी 2 भाषाओं का ज्ञान था, संस्कृत और तेलुगु। अपनी पत्नी की स्मृति में एक जो है शहर विकसित करता है, उस शहर का नाम क्या है, हासपेट। हासपेट नगर को ये बसाता है अपनी पत्नी की स्मृति में। और मंदिर बनवाता है। कौन कौन से मंदिर हैं, देखो, हजारा मंदिर है, विट्ठल मंदिर है और चिदम्बरम मंदिर है। हजारा, विट्ठल, चिदम्बरम, ये 3 मंदिर का निर्माण करवाता है कृष्ण देव राय। कौन करवाता है, कृष्ण देव। इसके अलावा इसने 2 साहित्य भी लिखे हैं, अमुक्त माल्याद और जाम्बवती कल्याणम की रचना करता है, यानी कि साहित्य में भी इसका इंटरेस्ट था। और ये बात मैं प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि ये 2 भाषाओं का ज्ञानी था, तेलुगु और संस्कृत का। इसको कौन कौन सी उपाधि मिली गई थी, आंध्र से याद कर लो। एक तो आंध्र भोज है, और एक अभिनव भोज है, और एक कौन सी है, आंध्र पितम। सही है। ये कृष्ण देव राय जो विजयनगर का सबसे प्रमुख और शक्तिशाली शासक माना जाता है, उसके बारे में है। 1529 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और विजयनगर का सबसे महान शासक का जो है कार्यकाल यहीं पे समाप्त होता है। हम विजयनगर साम्राज्य के अंतिम वंश की ओर हैं, ठीक है। 4 वंश हमने पढ़ लिए थे। एक तो संगम वंश है, उसमें संगम वंश के बाद सालु वंश, देन आपने तुलुप वंश देखा। तुलुप वंश के बाद आपका किसका नंबर आ जाएगा, अराविड। विजयनगर साम्राज्य में आपने 4 वंश पढ़े। कितने वंश पढ़े हैं, 4। तो ये कौन सा वंश है आपका इस समय पे, अराविड वंश। कौन सा वंश है, अराविडु वंश की जो स्टोरी है वो कैसे क्रिएट होती है, अराविडु वंश की स्थापना कैसे होती है और कैसे इसकी बिगिनिंग होती है। आपको याद है ना, तालीकोटा का युद्ध हुआ है, राक्षसी तिगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, है नी। एक तरफ, हाँ, एक तरफ अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है, और बीदर के साथ कौन है, बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और बीदर, ये चारों एक तरफ है। बरार नहीं आ पाया था इस युद्ध में, क्योंकि बरार का जो मतभेद किससे था, गोलकुंडा से। सही है, तो वो ये बोला कि या तो ये या तो मैं। तो कारण ये रहता है कि एक महासंघ बनता है दक्षिण में। ये महासंघ किन किन का है, फिर से बताएंगे। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर। और उधर है सदाशिव और रामराय। विजयनगर साम्राज्य की तरफ से कौन है, सदाशिव और राम। 1565 को, कब, 1565 को ये युद्ध देखने को मिलता है, जिसको आप तालीकोटा का युद्ध कहते हो या राक्षसी तिगड़ी का युद्ध कहते हो। इस युद्ध के बाद विजयनगर जो शहर था ये भी जो है ध्वस्त हो गया था, और साम्राज्य भी लगभग लगभग पतन हो गया था। तो तालीकोटा के युद्ध के बाद ये होता है कि विजयनगर की जो टीम है वो हार जाती है, विजयनगर की जो सेना है वो हार जाती है, और यहीं पे जो है रामराय की मृत्यु हो जाती है। और रामराय का एक भाई है वेंकटाद्रि, वेंकटाद्रि की मृत्यु हो जाती है, रामराय की मृत्यु हो जाती है। तो रामराय का ना एक और भाई है जिसका नाम है तिरुमल। क्या नाम है जी, तिरुमल सदाशिव को लेकर के पेनुकुंडा में आ जाता है। पेनुकुंडा याद है ना, ये वही पेनुकुंडा है जिसमें सालू नरसिंह ने किसको, इम्माड़ी नरसिंह को क्या कर रखा है, नजरबंद कर रखा है। वहीं पे तो पेनुकुंडा में ही तो करा था। सही है, पेनुकुंडा के किले में करा था ना नजरबंद।
तो वहां पे लेकर के चला जाता है और वहां पर लेकर के चला गया है। तो अब यहाँ पर एक नए वंश की स्थापना होगी। अब सदाशिव राय का जो आधिपत्य है ना, वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सदाशिव राय का आधिपत्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और सदाशिव राय को अपदस्थ करके विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश देखने को मिलता है, जिसको आप क्या कहते हो, अराविडु वंश। सही है। अराविडु वंश की शुरुआत की बात करो तो अराविडु वंश जो है 1570 से 1652 तक देखने को मिलेगा, जिसमें अलग अलग शासक देखने को मिलते हैं। अराविडु वंश को पहला शासक कौन हो जाएगा, बता दे, तिरुमल ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तिरुमल, क्योंकि तिरुमल सदाशिव राय को लेकर के गया था वहां पे, है नहीं। तिरुमल क्या गया था, सदाशिव राय को पेनकुंडा में लेकर के गया था। तो वही अपना एक नया वंश बना देगा, जिसका नाम है अराविडु वंश। और यही विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश होगा बाबू। पहला वंश कौन सा है, संगम वंश। दूसरा वंश सालुंग, तीसरा तुलुंग, चौथा अरब। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और सालु वंश के सालुंग नरसिंह, तुलुंग वंश के वीर नरसिंह और इसके कौन संस्थापक हो गए, तिरुमल। ये तिरुमल आपका तालिकोटा के युद्ध से विकट स्थितियां लेकर के आया है, यानी कि बहुत ही विषम परिस्थिति है। उन विषम परिस्थितियों में शासक बनेगा और शासक बनते ही सबसे पहला कार्य ये करेगा कि राजधानी जो कभी विजयनगर हुआ करती थी, विजयनगर की राजधानियों के बारे में ध्यान रखो। जरा विजयनगर खोलो और ध्यान से देखो कौन कौन सी राजधानियां हैं। पहली राजधानी क्या थी, जब हमने विजयनगर की पहली राजधानी देखी थी तो अनकोंडी राजधानी लगी थी। अनकोंडी के बाद विजयनगर राजधानी बनता है। विजयनगर के बाद ये तीसरी राजधानी देखने को मिल रही है आपको, जिसका नाम है पेनुकुंडा। ये तिरुमल लेकर के आता है, ठीक है। पेनुकुंडा के बाद कौन बनेगी, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी थोड़ी समय के लिए बनेगी, अभी देखते हैं उसको, देखो, ठीक है, वहां पे फिर से पूछूंगा। और फिर लास्ट में कौन सी बनती है, हम्पी। विजयनगर की लास्ट में राजधानी कौन बनती है, हम्पी। हम्पी के नाम से ये प्रसिद्ध है। इस समय पे हम्पी के रथ बहुत ही अलंकृत देखने को मिलते हैं, वहां पे नक्काशी देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। तो ये क्या करेगा, ये विषम परिस्थितियों में शासन करेगा। और इसको जब विषम परिस्थितियों में शासन करेगा तो इसको कहा जाएगा पतनशील कर्नाटक का उद्धारक। ये उपाधि इसको दी जाती है तिरुमल को। तिरुमल को कौन सी उपाधि दी जाएगी, पतनशील कर्नाटक का उद्धारक। एक ग्रंथ है बसुचरितम तिरुमल, ये इसी के लिए लिखा गया है, जो लिखा किसने है, भट्टद मूर्ति। भट्टद मूर्ति के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें जो है इसका व्याख्यान किया गया है तिरुमल का। इस समय पे तिरुमल का एक देशपुत्र है, उसका नाम है श्रीरंग फर्स्ट। क्या नाम है, इसकी मृत्यु के पश्चात श्रीरंग फर्स्ट क्या करेगा, शासन संभालेगा। और उसका अगर शासन काल की बात करो तो 1572 से 85 का जो शासन काल है वो किसका देखने को मिलेगा, श्रीरंग फर्स्ट का। ये तिरुमल का क्या है, ज्येष्ठ पुत्र है। अब देखो ज्यादा समय तो है नहीं इसके पास भी, ना ही इसके समय, इसने भी 2 साल लगभग शासन किया था और उसके पास भी ज्यादा समय नहीं है, सही है। तो वो भी कुछ खास नहीं कर पाता है। बस इसके बारे में ये ध्यान रखना कि मत्स्य क्षेत्र है जहाँ पे मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती हैं, ठीक है, वहां पे मावरों ने जो दंडता दिखाई तो उसको दबा देता है, जाकर के उनका जो प्रभाव क्या कर देता है, कम कर देता है। और मुस्लिमों से एक क्षेत्र छीनता है अहोबलम। कौन सा क्षेत्र छीनता है, अहोबलम। अहोबलम जिला जीत लेता है मुस्लिमों से श्रीरंग फर्स्ट। अच्छा, श्रीरंग फर्स्ट का कोई पुत्र नहीं था। श्रीरंग फर्स्ट किसका पुत्र था, तिरुमल का। लेकिन श्रीरंग फर्स्ट का कोई भी पुत्र नहीं था, इसका एक भाई था। भाई का नाम है वेंकट, क्या नाम है, वेंकट सेकंड। तो यहाँ पे अगला जो शासक हमको देखने को मिलता है ना, वो वेंकट सेकंड मिलेगा। कौन मिलेगा, वेंकट सेकंड। वेंकट सेकंड का जो कार्यकाल है वो देखोगे 1586 से 1614। वेंकट सेकंड का जो कार्यकाल है यहाँ तक देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछते हैं कि भैया अराविडु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आपका आंसर आंख मीच करके वेंकट सेकंड लगेगा। कौन सा लगेगा, वेंकट सेकंड। ये बनते ही सबसे पहले क्या करेगा, चंद्रगिरी में अपना मुख्यालय बनाएगा। देखो हमने कहा ना राजधानी विजयनगर की याद रखो भैया। पहला कौन सा था बता दो, एनकोंडी। पहला कौन है, एनकोंडी। दूसरा विजयनगर, तीसरा पेनुकोंडा और चौथा चंद्रगिरी। कौन सा है, चंद्रगिरी। वेंकट सेकंड चंद्रगिरी में अपना मुख्यालय लेकर के आता है, राजधानी बनाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद वो वापस उसको स्थानांतरित कर देगा, कहाँ, पेनुकोंडा में। अच्छा, वेंकट सेकंड ने एक पॉलिसी अपनाई है। इस पॉलिसी से जो है विजयनगर साम्राज्य फिर से जो है अपनी ख्याति प्राप्त करेगा। यही कारण है कि इसको जो है महान शासक कहा गया। अब विजयनगर साम्राज्य जो है पतन पर है, कहाँ पर है, और ये स्थिति किसने क्रिएट की है, तालिकोटा के युद्ध ने। तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर जो है एक नाम मात्र का ही शासन रह चुका था।
अब बैंकेट सेकंड जैसे बैठता है ना, तो ये अपनी पॉलिसी में जो फॉरेनर्स हैं, अभी मैंने कहा ये कौन सा टाइम चल रहा है, पुर्तगालियों का, डचों का, अंग्रेजों का, ये सब यहाँ पे है नहीं, इनका टाइम चल रहा है। तो ये क्या करेगा, उनको उनको जो है फ्री हैंड दे देगा। ठीक है, पहले डचों को फ्री हैंड दे देता है कि आप जो है ईसाई धर्म का क्या करो, प्रचार प्रसार करो, कोई रोक टोक नहीं है, और जहां तहां जो है किले बनाओ, जो भी दुर्ग बनाने हैं आप बनाओ, इनको फ्री हैंड दे देता है डचों को। ठीक है, तो अब डचों को फ्री हैंड मिला तो डचों से उठक बैठक इसकी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, और डचों में इसका क्या बन जाता है, प्रभाव बन जाता है। 1610 में जो है पुलिकट में एक कारखाना खोलने की मंजूरी देता है, किसको, डचों को। और पुर्तगालियों को क्या करता है, पुर्तगालियों को बेल्लोर में एक गिरजाघर बनाने की क्या देता है, परमिशन दे देता है। पुर्तगालियों से भी उठक बैठक हो गई है नी, और किससे भी उठक बैठक हो गई, डचों से। फिलिप थर्ड के बारे में भी कहा जाता है कि जो फिलिप थर्ड है स्पेन के शासक हैं इस समय पे, उनसे इसका अच्छा पत्राचार था, यानी लेटर के माध्यम से क्या करते थे, वार्तालाप करते थे, तो वहां पे भी इसकी उठक बैठक देखने को मिलती है। पुर्तगालियों से, डचों से, स्पेनिश से ये अपनी पहुंच बढ़ाता है, और यही कारण रहा कि इसकी ख्याति क्या हो गई, बढ़ गई। जो बाहर से लोग आ रहे थे वो ज्यादातर किसकी तरफ अट्रैक्टेड थे, वेंकट सेकंड की तरफ। तो यहाँ पे विजयनगर की जो खोई हुई ख्याति है वो थोड़ी देर के लिए क्या आती है, वापस आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि वेंकट सेकंड जो है अराविडु वंश का सबसे महान शासक है। वेंकट सेकंड की मृत्यु के बाद अब विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। वेंकट सेकंड की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर है। सही है। वेंकट सेकंड के बाद कुछ शासक देखने को मिलेंगे आपको, श्रीरंग सेकंड, रामदेव और वेंकट थर्ड, और इसके बाद श्रीरंग थर्ड। श्रीरंग थर्ड विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। याद करो कहां से शुरू किया था हमने, हरिहर से, हरिहर और बुक्का से, जिनको कैद करके कौन ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक, और वहां से वापस अभियान पे आए थे। तो यहाँ पर आकर के इन्होंने फिर से किस वंश की स्थापना कर दी थी, विजयनगर साम्राज्य की, और संगम वंश की स्थापना करते हैं अपने पिता के नाम पर। वो ख्याति प्राप्त करने वाला वंश समाप्त हो जाता है श्रीरंग थर्ड पे। इस पे, श्रीरंग थर्ड। अगर विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा हरिहर। कौन सा रहेगा, हरिहर। और अंतिम शासक पूछा जाएगा तो श्रीरंग थर्ड। कौन सा है, श्रीरंग थर्ड। और विजयनगर साम्राज्य के जरा वंश बताना, पहला वंश संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा वंश तुलु वंश, और अंतिम वंश अराविडु वंश। ठीक है। जो राजधानियां उनकी भी बात कर लेते हैं। विजयनगर की पहली राजधानी कौन सी बनती है, अनाकोंडी। कौन सी बनती है, अनाकोंडी। दूसरी विजयनगर, तीसरी पेनुकोंडा, और चौथी चंदगी, और पांचवी हम्पी। ये कुछ प्रसिद्ध क्या है, राजधानियां देखने को मिलती हैं। अब विजयनगर साम्राज्य को लेकर के सबसे महान शासक पूछा जाएगा तो कृष्णदेवराय उसका नाम आता है। विजयनगर साम्राज्य की क्या विशेषताएं थी, किन चीजों का आयात किया जाता था, किन चीजों का निर्यात किया जाता था, भाषा क्या थी, कैसी संस्कृति थी, मनोरंजन के क्या साधन थे, स्त्रियों की कैसी दशा थी, कौन सी मुद्राएं चलती थी, ये सब हम आज देखेंगे। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य समाप्त हम कर चुके हैं इसको। अगर आप बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की, तो सबसे बड़ा केंद्रीय प्रशासन की बात करोगे तो सबसे बड़ा पद किसका होता था, राजा का। ठीक है। राजा ही सर्वोच्च संस्था होती थी विजयनगर साम्राज्य में, और राजा को राय कह करके संबोधित किया जाता था। क्या लगता था राजा के नाम के लिए, राय। और जो युवराज है, ठीक है, तो युवराज का जो अभिषेक है उसको पट्टदाभिषेक, युवराज के अभिषेक को क्या कहा जाएगा, पट्टदाभिषेक। सही है। और संयुक्त प्रशासन की भी आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जब विजयनगर साम्राज्य की जो शुरुआत होती है वो हरिहर और बुक्का दो सगे भाइयों से होती है, और वो दोनों भाई हैं, वो संयुक्त रूप से विजयनगर साम्राज्य को खड़ा करते हैं, जो संगम वंश की शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग में ही। तो संयुक्त प्रशासन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हमने सदाशिव राय के टाइम पे राम राय को भी देखा, सदाशिव राय और राम राय साझा करते हैं प्रशासन को। तो संयुक्त रूप से प्रशासन करने की प्रथा भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना। सबसे बड़ा पद राजा का है। ठीक है। और जो युवराज का जो, उसको क्या कहा जाता है, राय कहा जाता है। और युवराज का जो अभिषेक है उसको पट्टदाभिषेक कहा जाएगा। ठीक है ना। और संयुक्त प्रशासन के एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए आपको, एक तो हरिहर बुक्का और राम राय और सदाशिव। अगर बात करें स्थानीय प्रशासन की, तो स्थानीय प्रशासन किन इकाइयों में बटा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, राज्य होते हैं। ठीक है। राज्य से फिर आपका जिले बन जाते हैं। ठीक है। जिले से नगर आ जाते हैं, नगर से ग्राम आ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी इकाइयां बनती है ना। तो जो स्थानीय प्रशासन था उसमें दो संस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक तो सभा और नाडु। कौन सी होती थी, सभा और नाडु। ये दो संस्थाएं देखने को मिलती हैं स्थानीय शासन में।
ब्रह्मदेव जो ग्राम है उनको क्या कहा गया है? चतुर्वेदी मंगलम। ये ब्रह्मदेव ग्राम ग्राम है क्या? जो ब्राह्मणों को दान में भूमि दी गई है उनमें जो बसे हुए गांव हैं उनको ब्रह्मदेव ग्राम कहा गया है, और उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है, उसका नाम क्या है? चतुर्वेदी मंगलम कहा गया है। ठीक है। शासकीय शासकीय जो अधिकारी है उसको अयंगार कह दिया गया। जो शासकीय अधिकारी है उसको क्या कहा गया? अयंगार। ये आपका जो है स्थानीय प्रशासन की बात है, केंद्रीय प्रशासन ऊपर हो गया है। अभी हम देखते हैं सैन्य प्रशासन। कौन सा प्रशासन? सैन्य प्रशासन। ठीक है। सैन्य प्रशासन में जो विजित किले होते थे, जिन किलों को जीता जाता था उनको कहा जाता था पदाई पर्रू। जो विजित किले होते थे उनको कहा जाता था पदाई पर्रू। जो पुलिस का वेतन है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसका जो वेतन है वो देखने को मिलता है वैश्यालों से। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में वैश्यालों का प्रचलन भी था। ठीक है। पुलिस वालों को कहां से वेतन दिया जाता था? वैश्यालों। ठीक है ना। ये सैन्य प्रशासन की बात है। अगर बात करें व्यापार की, तो व्यापार में आपको पता है साउथ में क्या होता है? मसाले होते हैं, और मसाले में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा है? काली मिर्च। तो काली मिर्च को यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात किया जाता था। इसके अलावा आपको पता है कृष्णा नदी वहां बहती है, और कृष्णा नदी में मिलते हैं हीरे, है नहीं? तो हीरो का भी क्या करा जाता था? निर्यात करा जाता था। अब यहाँ पे घोड़ा नहीं था, तो घोड़ा लेने के लिए वो क्या है, भारत से ले लेते थे, या फिर ये जो आपके यूरोपीय आते थे इनसे घोड़ा ले लेते थे। तो घोड़ों का क्या करा जाता था? आयात करा जाता था। और हाथी का आयात करा जाता था। किसका? हाथी। तो दो जानवर यहाँ पे देखने को मिलते हैं जिनका आयात करा जा रहा है, हाथी का और घोड़ों का। पहले हाथी को उत्तर भारत से मंगाया जाता था, लेकिन क्योंकि बहमनी साम्राज्यों ने, इनके ऊपर बहमनी साम्राज्य है ना, बहमनी साम्राज्य ने उत्तर भारत से हाथियों के आयात पर रोक लगा दी थी। तो यही जो हाथी हैं अब कहां से मंगाए जाने लगे? श्रीलंका, नीचे से श्रीलंका और पेगू से मंगाए जाने लगे हाथी। ठीक है। कौन कौन से? काली मिर्च और आपका हीरा का निर्यात कर दिया, और हाथी और घोड़े का आयात। अब मुद्रा व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे सोने के सिक्के देखने को मिलेंगे आपको। स्वर्ण धातु चलती थी। सही है। कौन सी धातु चलती थी? स्वर्ण। और सबसे प्रसिद्ध जो स्वर्ण धातु थी वो थी बारहा। क्या थी? बारहा। बारहा का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है सुअर। ठीक है। क्योंकि अधिकतर सिक्कों पर सुअर अंकित होता था। किस किस सिक्कों पे क्या क्या जानवर अंकित होगा भी हम बात करेंगे। ठीक है। बारहा जो है एक नेशनल करेंसी नहीं थी, ये इंटरनेशनल करेंसी भी थी। सही है ना। यानी कि यूरोप में भी इस करेंसी को बड़े मान्यता के साथ चलाया जाता था। यूरोप के साथ साथ अन्य देशों जैसे ईरान वगैरह हो गए, वहां पे भी, यानी ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जो है मुद्रा प्रचलन में थी। कौन सी है? बारहा। किस चीज की बनी हुई होती थी? स्वर्ण। ठीक है ना। विदेशियों ने इस मुद्रा को हूण कहा है। क्या कहा है? हूण, या परदोष कहा है। हूण और परदोष, या फिर पैगोड़ा, पैगोड़े नाम से इसको क्या है? दर्ज किया गया है। सोने के छोटे छोटे सिक्के चवन्नी जितने चलते थे उनको क्या कहा जाता था? प्रताप फड़म का। चांदी के भी छोटे छोटे सिक्के होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तार। उनको क्या कहा जाता था? तार। अगर हरिहर के स्वर्ण सिक्कों की बात करोगे, हरिहर के टाइम पे जो स्वर्ण सिक्के हैं उनकी बात करोगे, तो हरिहर के टाइम के जो स्वर्ण सिक्के थे उनके स्वर्ण सिक्कों पर आपको मिलेंगे हनुमान और गरुड़। तुलु वंश के स्वर्ण सिक्कों की बात करोगे तो उस पर मिलेंगे आपको बैल, गरुड़, उमा महेश्वर, वेंकटेश और बालकृष्ण। वेंकटेश जो वर्ड है ये विष्णु भगवान के लिए यूज किया गया है। अगर आप बात करते हो सदाशिव राय की, तो सदाशिव राय के सिक्कों पर क्या मिलता है? लक्ष्मी नारायण। क्या मिलता है? लक्ष्मी नारायण। सही है। अराविडु वंश के जो लोग थे वो वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, और वैष्णव संप्रदाय में शंख का और चक्र का अपना एक विशेष स्थान है। तो शंख और चक्र देखने को मिलेंगे, और वेंकटेश साक्षात उस मुद्रा पर देखने को मिलते हैं। तिरुमल का सिक्का है, तिरुमल का जो सोने का सिक्का है, बारह का सिक्का, उस पर सुअर देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ ये पुर्तगालियों का समय है। ठीक है। पुर्तगाली आए हैं, दक्षिण भारत में आए थे सबसे पहले। ठीक है। पुर्तगाली आ चुके हैं, विदेशी लोग आ चुके हैं, तो उनकी मुद्राएं भी यहाँ पर चलती थी। एक मुद्रा है क्रूजेडो, जो पुर्तगाली मुद्रा है। दिनार है, दिनार फारसी मुद्रा है। फ्लोरिन और डुकैत है, ये इटली की मुद्रा है, ये भी देखने को मिलती है। ये सारी मुद्राएं देखने को मिलती है। ठीक है। जो सबसे प्रचलित सिक्का था वो था बारह। कौन था? बारह। तो ये था आपका मुद्रा व्यवस्था के बारे में। आगे देखते हैं। देखो दास प्रथा कैसी थी। दास प्रथा का प्रचलन था, यानी दासों को रखा जाता था, और आदमी भी बेचे जाते थे और औरतें भी बेची जाती थी। मनुष्य के क्रय विक्रय को उन्होंने कहा है बेसवग। इटली का यात्री है निकोलो कांटी। निकोलो कांटी किसके टाइम पे आया था भारत? देवराय फर्स्ट के टाइम पे। निकोलो कांटी देवराय फर्स्ट के टाइम पे भारत आया था। ये अपनी पुस्तक में मनुष्य की खरीदारी और दास प्रथा के वर्णन करता है। तो यानी कि दास प्रथा का प्रचलन था और मनुष्य को खरीदा हुआ बेचा जाता था, जिसको क्या कहा गया है? बेसवग। इसका वर्णन किसने किया है? निकोलो कांटी।
इटली का यात्री है और किसके टाइम पे आया था जी? देवराय फर्स्ट के टाइम। स्त्रियों की जो स्थिति स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी? बाल विवाह प्रचलित था, ठीक है। अधिकतर जो उच्च वर्गीय परिवार होते थे वो कन्या की जो है बचपन में ही शादी कर देते थे, यानी कि जो महिला है, जो लड़की है, लड़की की जो है बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, ठीक है। बाल विवाह का प्रचलन है, लड़की की बचपन में ही शादी कर दी जाती है, अल्पायु में ही। और जो सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है वो माना जाता है कन्यादान, यानी कि अरेंज मैरिज। कौन सा? अरेंज मैरिज। कन्यादान को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया है, ठीक है। ये आदर्श विवाह माना जाता है। इसके अलावा विधवा विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। विधवा विवाह के प्रोत्साहन के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी विधवाओं की स्थिति कैसी थी? दयनीय। विधवाओं की स्थिति में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता है। पर्दा प्रथा जो है देखने को नहीं मिलती है विजयनगर साम्राज्य में। महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, लेकिन हाँ, सती प्रथा जरूर देखने को मिलती थी, पर ये बाध्य नहीं थी, ये स्वेच्छा पे थी। अगर कोई सती होना चाहता है तो वो सती हो सकता है। उच्च वर्गीय परिवारों में सती ज्यादा देखने को मिलती है, निम्न वर्गीय परिवारों में ये प्रथा नहीं थी। और एक सती का भी वर्णन होता है, वो सती का नाम है मालागोंडा, ठीक है। मालागोंडा सती होकर के जो है स्वर्ग आरोहण करती है, ऐसा वर्णन मिलता है। जो महिलाएं सती हो जाती थी उनके लिए स्मारक बनाए जाते थे, सतीकल और महासती गल्लू नाम की स्मारक बनाई जाती थी। इतिहासकार हैं बारबोसा। बारबोसा कहते हैं कि चेट्टियों और लिंगायतों में जो है ये प्रथा नहीं है, सती प्रथा। ये बारबोसा एक इतिहासकार है, ऐसा कहता है। जो देव पूजा यानी मंदिरों में रहती हैं, देव पूजा में व्यस्त रहती हैं महिलाएं, उनको क्या कहा गया है? उनको देवदासी कहा गया है। मनोरंजन के लिए क्या क्या होता था? यक्षगान एक नृत्य है नहीं? ये कर्नाटक से याद रख लेंगे आप, कर्नाटक का फेमस नृत्य है यक्षगान। आपसे संस्कृति और कल्चर में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बोमलाट छाया नाटक होता था, बोमलाट छाया नाटक यहाँ पे देखने को मिलता है। गेम की बात करोगे तो भैया शतरंज और पासा है, और शतरंज के लिए सबसे प्रवीण खिलाड़ी देखने को मिलता है आपका विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो है शतरंज में प्रवीण था। तो शतरंज है, पासा है, और आपका यक्षगान नृत्य है, और बोमलाट छाया नाटक है। अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म में आ जाएगा आपका बिट्ठस्तरल बिट्ठोवा। ये बिट्ठस्तरल बिट्ठोवा जो शब्द है ये किसके लिए यूज किया गया है? भगवान विष्णु के लिए। इसका बाद में स्थान ले लेते हैं वेंकटेश्वर। कौन ले लेते हैं? वेंकटेश्वर, ठीक है। तो ये आपके भगवान धर्म है जो जिनमें ये विश्वास करते हैं। 1556 में एक एग्जाम्पल मिलता है कि सदाशिव राय से राम राय ने कहा है कि एक मंदिर बनाओ। तो एक मंदिर बनाता है, उस मंदिर का नाम है रामानुज मंदिर। रामानुज मंदिर की बात करोगे तो पेरम्बटूर में ये है। महानवमी पर राज्य का सबसे बड़ा उत्सव कराया जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा देख लेते हैं। भाषा आपको पता है, तेलुगु भाषा का प्रचलन सबसे अधिक है। संस्कृत भाषा भी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलन कौन सी भाषा का है? तेलुगु। तेलुगु का ऐसा प्रचलन है कि कृष्ण देवराय के समय पे जो है इसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो कृष्ण देवराय के जो शासनकाल है उसको तेलुगु भाषा के साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाएगा, या फिर क्लासिक युग भी कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसके शासनकाल को कहा जाएगा? कृष्ण देवराय। अगर आप बात करो तेलुगु भाषा के पितामह की, तेलुगु कविता के पितामह कहो या आंध्र कविता के पितामह, उनमें किसका नाम आएगा? पैदन का नाम आता है। पैदन कहे जाते हैं तेलुगु कविता के पिता। अगर इनकी रचनाओं की बात करो तो कौन कौन सी रचनाएं? स्वरोचित संभव, इसको हमने क्या कहा? मनु चरितम। क्या कहा? मनु चरितम। इसके अलावा हरि कथा सार की रचना ये करते हैं। ये तीन प्रमुख रचनाएं हैं पेदन के द्वारा, और पेदन है कौन? तेलुगु कविता के पिता। अष्टदिग्गजों में से एक है, क्या नाम है? नंदीतिम। नंदीतिम परिजात हरण नामक काव्य की रचना करते हैं। और एक अभिज्ञान शकुंतलम आप जानते होंगे, कालिदास के द्वारा रचित है, ठीक है। कालिदास किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त सेकंड के, याद है ना आपको? तो कालिदास के द्वारा एक रचना है, रचना का नाम क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम का ट्रांसलेशन किया जाता है, अनुवाद किया जाता है तेलुगु में। किसमें? तेलुगु में। और ये अनुवाद, ये ट्रांसलेशन करते हैं वीरभद्र। कौन करते हैं? वीरभद्र। महाभारत का ट्रांसलेशन भी करा जाता है तेलुगु भाषा में, ठीक है। और वो करा जाता है नन्नया द्वारा। किसके द्वारा? सही है। अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया था अनुवाद तेलुगु में? और महाभारत का नन्नया किसने? नन्नया। सही है। संगीत की बात करते हैं तो संगीत में दो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। एक तो है वीणा। क्या है? वीणा। और एक दूसरा यंत्र संगीत वाद्य। ये दो प्रमुख वाद्य यंत्र आपको देखने को मिलते हैं संगीत के लिए। संगीत सूर्योदय लक्ष्मी नारायण के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जो संगीत से रिलेटेड है, और ये जो लिखी गई है किसके द्वारा? लक्ष्मी नारायण के द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मी नारायण जो है कृष्ण देवराय के दरबारी थे। सही है।
बात करते हैं चित्रकला की। अगर चित्रकला की शैलियों की बात करो तो यहाँ पे एक लिपाक्षी कला विख्यात है। लिपाक्षी कला के जो चित्रकारी है वो ली गई है महाभारत और रामायण के कृतियों से। इसके अलावा नृत्य और संगीत को मिलाकर के एक मिक्स शैली बनाई गई है, जिसको क्या कहा गया? छक्षणी शैली। क्या कहा गया? छक्षणी शैली। ठीक है, छक्षणी शैली, लिपाक्षी शैली देखने को मिलती है। स्थापत्य कला की बात करो, मैंने कहा कि साउथ के लिए एक बड़ी याद कर ले, द्रविड़। आपके एक क्रिकेटर भी है राहुल द्रविड़, है नी, वो साउथ के ही हैं। और आपके राष्ट्रगान में भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा। द्रविड़ किसके लिए आता है? साउथ के लिए। सही है ना? तो द्रविड़ जो है साउथ के लिए वर्ड आएगा, किसके लिए? स्थापत्य कला की बात करोगे यहाँ पे तो द्रविड़ शैली में जो है देखने को मिलती है। यहाँ के लोगों को भी क्या कहा जाता है? द्रविड़ कहा जाता है। कृष्ण देवराय द्वारा निर्मित कुछ मंदिर हैं जो इस शैली में बनाए गए हैं। उनमें से पहला मंदिर है हजारा मंदिर, ठीक है, हजारा राम। और एक है विष्ठस्त्रल, विष्ठस्त्रल स्वामी मंदिर। चिदम्बरम मंदिर है, चिदम्बरम मंदिर भी कौन बनवाता है? कृष्णदेवराय। एक पार्वती मंदिर है, कौन सा है? पार्वती मंदिर। इसके अलावा वरदराज व एकेम्बर नाथ मंदिर है, ये कांचीपुरम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मंदिर कृष्णदेवराय के द्वारा बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? हजारा मंदिर, विष्ठस्त्रल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर और आपका वरदराज व एकेम्बर नाथ मंदिर। ठीक है, एक मंदिर ऐसा भी है तिरुपति में है, ये तिरुपति मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है? तिरुपति। इसमें कृष्ण देवराय के साथ उसकी पत्नियों के जो है मूर्ति रखी गई है और आपका बैंकेट फर्स्ट की भी मूर्ति इसमें देखने को मिलती है। अब जो अंतिम वास्तुकला है वो देखने को मिलती है, उस शैली को कहते हैं मधुरा शैली। कारण यह है कि जो मधुरा के नायक हैं उन्हीं का वर्णन ज्यादा उसमें किया जाता है, जिस कारण से इसको अंतिम स्थापत्य कला के रूप में जानेंगे तो मधुरा शैली के रूप में जानते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा है? द्रविड़ शैली।